ओमाहा की छाया, निक्को जेनकिंस। एक ऐसा नाम जो ओमाहा के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नाम सुनते ही ओमाहा, नेब्रास्का के लोग डर जाते हैं। निक्को जेनकिंस का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है। 1986 में जन्मे निक्को की कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी है। उसकी जिंदगी में बचपन से ही अंधेरा छाया हुआ था और ये अंधेरा समय के साथ और गहरा होता गया। बचपन से ही उसकी जिंदगी गरीबी, मारपीट और अनदेखी से भरी थी। निक्को का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां हर तरफ हिंसा और अपराध का बोलबाला था। ओमाहा का वो इलाका जहां निक्को पला बढ़ा, वहां गुनाह बहुत होते थे। उस इलाके में अपराध का स्तर इतना ऊंचा था कि वहां के लोग हर वक्त डर के साए में जीते थे। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक कहानी जो आगे चलकर खून से सनी एक बहुत ही बुरी घटना बन गई। निक्को की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की त्रासदी है। उसकी जिंदगी में आए मोड़ और घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक मासूम बच्चे को एक खतरनाक अपराधी बना दिया। निक्को जेनकिंस का अपराधी बनना एक लंबी प्रक्रिया थी। उसके खिलाफ कई मुकदमे चले और अंत में उसे सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निक्को की मानसिक स्थिति भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो मानसिक रूप से बीमार था या फिर उसके अपराधों के पीछे कोई और वजह थी? उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करना भी बेहद जरूरी है। ओमाहा की छाया सिर्फ निक्को जेनकिंस की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समाज की भी कहानी है जो उसे समझ नहीं पाया। आज भी ओमाहा के लोग उस खौफनाक दौर को याद करते हैं और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ओमाहा के लोग अब अपने शहर को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाने के लिए जुट गए हैं। निक्को जेनकिंस की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति की परवाह करनी चाहिए, ताकि कोई और बच्चा निक्को की तरह अंधेरे में न खो जाए। अपराध की विरासत। निक्को के परिवार का पुराना नाता था अपराध से। उसके माँ बाप दोनों ही अपराध की दुनिया में थे। माँ पर इल्जाम था हथियार रखने का, पिता ने बैंक लूटा था। ऐसे माहौल में पलते हुए निक्को ने बचपन से ही सिर्फ मारपीट और नफरत देखी। घर में लड़ाई झगड़ा होना आम बात थी। यही माहौल धीरे धीरे उसके दिमाग को खराब करता गया। अंधेरे के संकेत। बचपन से ही निक्को के बर्ताव में कुछ अजीब बात थी। वो अक्सर गुस्से में पागल हो जाता था। स्कूल में वो अपने साथियों को डराता धमकाता था। जानवरों के साथ उसकी क्रूरता देखकर सब हैरान थे, मानो उसके अंदर कोई बुरी ताकत समा गई हो। यह सब उसके मन के भीतर पनप रहे पागलपन के शुरुआती संकेत थे। कानून से पहला सामना। ये वो क्षण होता है जब किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। निक्को का गुनाहों भरा सफर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। बचपन में ही उसने अपने आसपास के माहौल से अपराध की दुनिया में कदम रखा। किशोरावस्था तक आते आते वो कई बार पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका था। हर बार पकड़े जाने पर उसे लगता था कि वो और चालाक हो जाएगा, लेकिन कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं था। चोरी, मारपीट, तोड़फोड़ जैसे अपराध उसके लिए आम बात हो गए थे। उसके दोस्त भी उसी की तरह थे और वे सब मिलकर अपराध करते थे। उनके लिए यह एक खेल जैसा था, लेकिन इस खेल के परिणाम बहुत गंभीर थे। 18 साल की उम्र में उसने एक कार चुराई, जिसके लिए उसे 21 साल की सजा मिली। यह सजा उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। यह सजा उसके लिए एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने उसके अंदर के राक्षस को और भी ज्यादा खूंखार बना दिया। जेल में बिताए गए सालों ने उसे और भी कठोर और निर्दयी बना दिया। उसने वहां नए अपराधी मित्र बनाए और अपराध की नई तकनीकें सीखी। जेल से बाहर आने के बाद निक्को का जीवन और भी अंधकारमय हो गया। उसने अपने अपराधों को और भी बढ़ा दिया और अब वह एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। कानून से पहला सामना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जेल में रहते हुए निक्को ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने जेल के अंदर भी कई अपराध किए, जिससे उसकी सजा और बढ़ गई। जेल के अंदर की दुनिया भी बाहर की दुनिया से कम नहीं थी। वहां भी उसे अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जेल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसे सुधारने की कोशिश की। उन्होंने उसे पढ़ाई करने और एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन निक्को के अंदर का राक्षस इतना मजबूत था कि वह किसी भी सुधार को स्वीकार नहीं कर सका। जब निक्को जेल से बाहर आया तो उसने सोचा कि वह एक नई शुरुआत करेगा।
लेकिन पुराने अपराधी मित्रों और आदतों ने उसे फिर से उसी रास्ते पर धकेल दिया। कानून से पहला सामना उसके जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। निक्को की कहानी हमें यह सिखाती है कि कानून से पहला सामना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक ऐसा मोड़ हो सकता है जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए हमें अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वे कभी भी इस रास्ते पर न चलें। परिवार और समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्यार दें तो वे कभी भी अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। निक्को की कहानी एक चेतावनी है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने से किसी की जिंदगी को बदला जा सकता है। मौत का तांडव। 2013 में जेल से छूटने के बाद निक्को ने एक के बाद एक 4 लोगों को मार डाला। ये हत्याएं इतनी बेरहमी से की गई थीं कि पूरा शहर दहशत में डूब गया। पहले 2 लोग, जुआन पेनेलोजा और एंड्रिया क्रूगर, को अगस्त में गोली मार दी गई। फिर सितंबर में निक्को ने कर्टिस ब्रैडफोर्ड और टेरासा फील्ड्स को भी मौत के घाट उतार दिया। अपोफिस का श्राप। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को एक खतरनाक और रहस्यमयी रास्ते पर डाल दिया। निक्को ने दावा किया कि इन हत्याओं के पीछे उसका मकसद मिस्र के सांप देवता अपोफिस को खुश करना था। उसने कहा कि अपोफिस, जो अंधकार और विनाश का प्रतीक है, उसे इन बलिदानों के माध्यम से शक्ति और अमरता प्रदान करेगा। वो खुद को अपोफिस का दूत मानता था और कहता था कि देवता ने उसे ये बलिदान देने का हुक्म दिया है। निक्को का मानना था कि वह अपोफिस के आदेशों का पालन कर रहा है और इस तरह से वह दुनिया को एक नए युग में ले जाएगा। ये बात उसके पागल दिमाग का सबूत थी। उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल और भ्रम ने उसे इस हद तक धकेल दिया कि वह वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर भूल गया। उसके वकीलों ने अदालत में बताया कि वो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ने उसे इन भयानक अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। अदालत में पेश किए गए मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स ने यह साबित किया कि निक्को की मानसिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। निक्को के मामले ने समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी। क्या मानसिक बीमारी के कारण किए गए अपराधों के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर उसे चिकित्सा और पुनर्वास की आवश्यकता है? इस मामले ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। निक्को जैसे व्यक्तियों को समय पर सहायता मिलती तो शायद इन भयानक घटनाओं को टाला जा सकता था। अंततः अदालत ने निक्को को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजने का निर्णय लिया, जहां उसे उचित चिकित्सा और देखभाल मिल सके। यह निर्णय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। टूटा हुआ दिमाग। निक्को का बर्ताव बहुत अजीब था। वो अक्सर खुद से बातें करता, हवा में मुक्के मारता और अपने शरीर पर अजीब निशान बनाता था। जेल में रहते हुए उसने अपने चेहरे पर सांप देवता का टैटू भी बनवा लिया था। उसका टूटा हुआ दिमाग उसे इस कदर घेरे हुए था कि उसे असलियत और ख्याल में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इंसाफ का तराजू। 2017 में बहुत समय तक चले केस के बाद निक्को को 4 हत्याओं का दोषी पाया गया। उसे 4 बार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए फांसी की सजा पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। वो अभी नेब्रास्का की एक जेल में बंद है। मनोरोग और न्यायिक प्रणाली। निक्को का मामला ये दिखाता है कि मनोरोग और न्यायिक प्रणाली के बीच का रिश्ता कितना पेचीदा है। क्या एक ऐसा इंसान जो दिमागी रूप से बीमार है, उसे सजा मिलनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हमें यह पक्का करना होगा कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को सही इलाज मिले ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक भयावह सवाल। निक्को जेनकिंस की कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि मानसिक बीमारी और अनदेखी किस तरह एक इंसान को हैवान बना सकती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के तौर पर हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं।